हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं ला पाया था कुछ दिक्कत की वजह से, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए बराबर वीडियोस आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट की सारी वीडियोस आपने मेरी देख ली होंगी, उम्मीद है ऐसा कि आपने देखी ही होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज मेरी सारी वीडियोस पुरानी देखिए, तभी आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा। उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे हम आगे स्टडी करेंगे। अब मैं आपको जितनी भी वीडियोस लेके आऊंगा तो चैप्टर नंबर 4 दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उनसे रिलेटेड लेके आऊंगा और उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए। सिर्फ कंसेप्ट नहीं, हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखेंगे। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग आज ये सीखेंगे। तो आपके बुक का, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसको हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप जब नोट डाउन कर लेंगे तभी हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20,000। देखिए जब अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होता है तो क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20,000 का मतलब है पहले लैंड एंड बिल्डिंग की कुछ और कीमत थी, जिसको हमने नोट डाउन करते समय 20,000 कम लिखा है। अंडर वैल्यूड माने कम लिखना, हमने उसको कम वैल्यू पे लिखा है। अब अगर हम 20,000 से उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कंसेप्ट याद होगा, नहीं है तो क्विक रिवीजन करवा देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और मैंने आपको बताया था इतने में हम आपको दोबारा से कंसेप्ट लिख देते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स में कोई डिक्रीज होता है तो हम किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी में कुछ इंक्रीज होता है तो हम किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। ट्रिक क्या है इसकी, कैसे आप पहचानेंगे? अगर आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, जैसे एसेट अगर कम हो रही है तो हमको नुकसान हो रहा है, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो एक तरह से हमको नुकसान ही हो रहा है। तो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस लॉस को किधर लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। इसका अपोजिट क्रेडिट में इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी में किसी तरह का कोई डिक्रीज हो रहा है, मतलब किसी तरह का हमको कोई फायदा होगा, हमारी एसेट की, हमारी संपत्ति की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज करती है, तो हमें क्या होता है? हमको गेन होता है, एक तरह से कह सकते हैं। और अगर हमारी लायबिलिटी कम हो जाए, हमारे दायित्व कम हो जाए, तो वो भी एक तरह से क्या है? गेन हो रहे हैं। तो हम लोग इस तरफ क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। जो आपने क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन में पहला पॉइंट ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से कम लिखी गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे? उसको 2 लाख से और बढ़ा देंगे। 2 लाख से बढ़ाएंगे तो क्या होगी? इंक्रीज इन एसेट हमको गेन होगा, तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। गॉट इट? अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब कम लिखा है, हमें क्या करना है? बढ़ा के लिखना है। जब हमें बढ़ा के लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मैं यहां लिख देता हूं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बुक वैल्यू उसकी दे रखी है 7,000। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,000 दे रखी है। ये कितने परसेंट से इंक्रीज कर गया? ओवर वैल्यू है, ये 20% से ओवर वैल्यू है, मतलब 20% इसी में इंक्लूडेड है।
ठीक है, ये कितने परसेंट वैल्यू हो गई, ये 120%। तो हम 20% कैसे निकालेंगे, 60,000 इंटू 20 अपॉन 120, 0 0 2 बन जा 2 6 जा 12, 6 बन जा 6, कितना आएगा आंसर आपका 10,000। तो स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, स्टॉक 10,000 रुपीज से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब हमने जब स्टॉक खरीदा था तो हमने 10,000 से ज्यादा लिख दिया था। अगर इसकी बात करें तो हमने स्टॉक लिखा है 60,000 से, हमको लिखना चाहिए था 50,000 से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 10,000 से कम करेंगे। अगर कम करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से लॉस हो रहा है। तो हम लोग इधर लिखेंगे टू स्टॉक 10,000। समझ गए। अगर हमको कोई फायदा होता है, गेन होता है, तो वो इस तरफ आएगा। अगर हमको कोई लॉस होता है तो वो इस तरफ आएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को करने का एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, आसान तरीका कह सकते हैं, जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। Now the third point is provision is to be made for compensation of 20,000 to an ex-employee। एक ex employee को हमें compensation पे करना है। आप सोच रहे हैं उधर कहाँ देख रहा है, तो उधर मेरी बुक रखी हुई है जिस पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और ये डीके गोयल की लेटेस्ट बुक है जो नया सिलेबस 2020-21 का। ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं हर बार जब भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखाई जरूर देगा। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उस बुक में ढूंढ सकते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। नया क्वेश्चन कहा जाए तो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो ये कहता है कि प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। हमें एक प्रोविजन बनाना है, एक्स एम्प्लॉय, एक पुराना एम्प्लॉय है, उसको कंपनसेशन देने के लिए 20,000 का प्रोविजन। प्रोविजन किस तरफ आता है बैलेंस शीट के, प्रोविजन आता है लायबिलिटी साइड। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हम लोग किस तरफ लिखेंगे, हमारा नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। तो कितने से आएगी, टू प्रोविजन 20,000। गॉट इट, 20,000 का प्रोविजन आ गया। नेक्स्ट, sundry debtor appeared in the books of at ₹1,50,000. They were estimated to produce not more than ₹1,30,000. अब देखिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, 1,50,000 के, लेकिन वो हमें 1,30,000 से ऊपर रुपया प्रोड्यूस करके नहीं देंगे। We will get 1,30,000 out of 1,50,000 only. So there is a loss of 20,000. There is a loss of 20,000 and any loss will be recorded on the debit side. To provision for doubtful debt. अमाउंट है 20,000। कितना अमाउंट आएगा, 20,000 का आएगा। ठीक, नेक्स्ट, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। हमें कमीशन मिला था लेकिन हमने वो 10,000 किसमें इंक्लूड कर दिया है, क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर दिया है। हमें मिला क्या था, कमीशन। वी रिसीव्ड अ कमीशन बट दैट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन दी creditors. We have added that amount in the creditors. So now that 10,000 will be taken out of the creditors. वो हम creditor में से बाहर निकाल लेंगे। Suppose आपके creditor हैं 60,000, उसमें से हम 10,000 बाहर कर लेंगे, तो creditor कितने रह जाएंगे, 50,000 के। हमें 60,000 रुपए देना था, लिखा हुआ था, लेकिन देना कितना है, 50। 10,000 का क्या हुआ, आपको गेन हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमको 10,000 रुपए अब कम देने हैं। And profit or any gain will be written on the credit side of the revaluation account, that is by creditors, क्योंकि creditors कम कर रहे हैं हम लोग। कितना अमाउंट है, 10,000 by creditors 10,000. Got it? By creditors 10,000. Next,
A bill of exchange of 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 2018 but no entry has been passed for it. एक बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब डेटर से पैसे लेने थे, उसका बिल था हमारे पास, बिल बीआर, वो बीआर हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो मतलब अब हमको पैसे देने पड़ेंगे वापस, मतलब जिस बंदे से हमें पैसा लेना था वो बंदे से हमको पैसा नहीं मिला। अगर पैसा नहीं मिला है तो अब हमारे डेटर्स क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे मतलब हमारी एसेट इंक्रीज करेगी, हमको गेन होगा। तो वो गेन किधर लिखा जाएगा, इस तरह, बाय सन्ड्री डेटर्स 40,000, by sundry debtors 40,000. Next, value of machinery is to be decreased to 1,20,000, book value 2 lakh। बहुत ही काम की चीज है जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, ये नहीं पढ़ते हैं बाय लिखा है या टू लिखा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप ज्यादातर गलती भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें लिखा है मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय 1,20,000। हमारे पास मशीनरी है 2 लाख की। द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 2 लाख। नाउ फर्स्ट द पॉइंट आई एम रीडिंग इज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 1,20,000। 1,20,000 से कम करना है। बाय मींस से, बाय मींस से, बाय कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 80,000। ये क्या है, ये बुक वैल्यू है। ये क्या थी, ये बुक वैल्यू थी। ये जो हमें कम करनी थी। ठीक, ये माइनस कब करेंगे, कितना ही अमाउंट जो बाय लिखा हो, बाय 1,20,000। तो 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दिए, कितना रह जाएगा आपके पास, 80,000। मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हुई, 1,20,000 से। हमें नुकसान हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू मशीनरी 1,20,000। अब जब सेकंड वाला पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड, सॉरी मैंने बाय वाला पहले कर दिया, टू वाला बाद में। अब टू वाला करते हैं। मशीनरी डिक्रीज्ड टू 1,20,000। कितने से, टू 1,20,000 मींस मशीन की वैल्यू है 2 लाख, हमें उसको डिक्रीज करना है टू 1,20,000, 1,20,000 तक कम करना है। ये कंडीशन बाय वाली थी, ये कंडीशन टू वाली है। तो माइनस कितना होगा, 80,000। ठीक है, बाय में जो वैल्यू दी है वही हम रीवैल्यूएशन में लिखते हैं। टू में हम जब भी टू दिया होगा तो हम क्या करेंगे, टू में हम उसका डिफरेंस लिखते हैं, सेम वैल्यू नहीं लिखते हैं। टू में क्या करेंगे हम, टू में हम उसका डिफरेंस लिखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा टू मशीनरी 80,000। ठीक है, दोनों पॉइंट्स में थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन आप लोग समझदार बच्चे हैं, इतना समझ जाएंगे कि ये कंडीशन टू वाली है और ये कंडीशन बाय वाली है। जब आपके पास बाय लिखा हो तो सेम वैल्यू आती है, और जब आपके पास टू लिखा हो तो बुक वैल्यू और उस टू वाली वैल्यू में से डिफरेंस आता है। ठीक है, कहने का मतलब है, एक कह रहा है 1,20,000 से कम करना है, हमारी मशीनरी 1,20,000 से कम होगी, और एक कह रहा है कि हमको अपनी मशीनरी को 1,20,000 तक कम करना है, मतलब वहां पे जाके स्टॉप करना है। तो 2 लाख से 1,20,000 तक कम करते करते कितने की कम हुई, 80,000 की। और एक कह रहा है कि 2 में से 1,20 माइनस कर दो, हमें 80,000 की मशीनरी चाहिए। गॉट इट? एंड द लास्ट इज expenses on revaluation amounted to 8,000 have been paid by partner X। किसने पे कर दिए, पार्टनर X ने पे कर दिए हैं। अब हमें पार्टनर को पैसा देना होगा। पार्टनर को पैसा देना है तो हमको क्या हुआ, एक तरह से नुकसान हो गया। तो अगर हमको नुकसान हो गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मिस्टर X कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 8,000। ठीक है, कितना अमाउंट है, 8,000। गॉट इट? तो ये हो गया है आपका
रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जितने से वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई बस वही वैल्यू आती है। आप बुक वैल्यू मत लिख दीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमारी ये वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जितनी भी हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं हम सिर्फ उसी को नोट डाउन करेंगे, बाकी हम किसी और चीज को नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। अभी हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने खाली ट्रांजैक्शन को पुट करना चाहा है, बस वही किया है। बाकी हम इसके बाद इसको हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, मतलब आपका सीडी इधर आता है तो वो क्या होगा प्रॉफिट, अगर सीडी इधर आता है तो वो क्या होगा लॉस। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बस यही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है जो ट्रांजैक्शन लिखा है। अगर आपको गेन है तो आप किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे उसी ट्रांजैक्शन को और कितने का गेन हुआ। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे और देखेंगे कितने का लॉस हुआ। ये हो गया। अब छोटी सी बात कर लेते हैं इसकी जनरल एंट्रीज की। वैसे इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से जनरल एंट्री ही पूछी गई है। अब आप कहेंगे कि सर ने जनरल एंट्री तो बताई नहीं, हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया जब नहीं पूछा गया था। जनरल एंट्री भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जब भी जनरल एंट्रीज आए तो आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि 11th क्लास तो बहुत हल्के में पढ़ी है। अरे सर 12th में पढ़ लेंगे, यहाँ नहीं पढ़े। अब 12th में आ गए तो अब 11th वाला अब भी 12th में आ रहा है। अब कह रहे हैं अरे सर 11th में तो पढ़ा ही नहीं था हमने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं एक तरह से कि आप आराम से जनरल एंट्री कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, शायद आप सॉल्व कर लें। बाय बाय बाय, ये साइड बाय में लिखी है, सबके साथ बाय है तो ये साइड जाएगी डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक, तो ये क्या है? टू में जाए, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट टू में, ये सब डेबिट में। इसका अपोजिट आ जाए, सबके साथ क्या लगा है? टू। तो आप रीवैल्यूएशन क्या करिए? डेबिट करिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, समझ गए? तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आपको पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि आपको मुझे कैसे कांटेक्ट करना है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम and with explanation. I will give you the explanation also. ये मत सोचना कि सर एक पेपर पे सॉल्व करेंगे, फोटो खींच देंगे और भेज देंगे, हो गया। नहीं, हम फोटो खींच के भेजेंगे भी तो हम आपको बाद में साथ में एक वॉइस नोट भी भेजेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़िए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।